पार्टी के साथ जहां तक उनका ताल्लुक है तो अपोजिशन के लोग ये कहते हैं कि महराज जब फेसबुक पे आता है, लाइव आता है, शोर शराबा करता है, नशा करके होता है, उनके कुछ लोग जो हैं प्लांटेड लोग हैं वो कमेंट करते हैं, गाली गलौज देते हैं। जब से महराज एमएलए बना है तो तब से सिर्फ गाली गलौज देखने को मिल रही है, ना कि कोई तामीर और तरक्की। देखिए, अपोजिशन का काम है कि वो हमेशा विनर को मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए लूजर बनाना चाहते हैं। कि वो कहेंगे कि वो नशा करके, हाँ, एक उसको गरीबों की आवाज बुलंद करने का नशा है, जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने का नशा है। डरता वो किसी से है। कहते हैं या अपोजिशन के लोग, वो सामने आकर कभी बात नहीं कर पाते। यहाँ जो उनके छोटे मोटे जो हैं वोटर सपोर्टर हैं, अगर उनको उन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है तो वो लोग अगर करते भी होंगे तो वो माना खेज नहीं। तो अभी तक नहीं दिया गया, क्या वजह है? लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या वजह है ये? हाँ, नहीं, दरअसल बात ये है कि हम ओहदा देने वालों में है, लेने वालों में नहीं। ये जरूरी नहीं है कि हम ये शो करें हम हमारे पास कौन सा ओहदा है, हम क्या हैं क्या नहीं। लोग ब्लैक डे मना रहे थे, या जिन्होंने 4 अगस्त को प्रोटेस्ट किया पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर किया होगा, डोडा में भी किया, मुझे आप ही बताइए और जिन तक ये मेरी आवाज पहुंच रही है। पिछले 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही यहाँ पे गवर्न किया करती थी, और पूरे हिंदुस्तान में 65 से 70 साल कांग्रेस ने गवर्न किया। तो जिस दौर में उनके हाथ में सब भागदौड़ थी, पूरा कानून, पूरा पार्लियामेंट, पूरी जम्मू कश्मीर की असेंबली, सब कुछ उनके हाथ में था। तो उन दिनों उन्होंने क्या किया? स्कूलों में जहां एक कमाल की बात है, जहां 5 बच्चे हैं वहां 5 टीचर हैं। और कल ये सीओ साहब के सामने एक टीचर कहता है कि हमारे स्कूल में 5 बच्चे हैं और 5 टीचर। सेशन की बात है, सेशन खत्म होने को आया है। तो पिछली बार भी अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की हम बात करें, जो 10th का रिजल्ट था, बहुत जो है कम परसेंटेज हमें देखने को मिली। इस साल भी वही होने जा रहा है, क्योंकि एटीडी जो है लास्ट में की गई। इस चीज को ठीक करने के लिए एमएलए साल में क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर वाकईतन वफा किया करते थे तो वो क्या परमानेंट नहीं कर सकते थे इसको? कांग्रेस भी ठगती रही, एनसी भी लूटती रही। इन दोनों ने मिल के जो है आज जब ये सत्ता से बाहर फेंका, इन दोनों को, कांग्रेस को भी मरकज में पूरे हिंदुस्तान में लगभग बाहर फेंक दिया है, और यहाँ एनसी को जो है मुश्किल से यहाँ इक़्तिदार मिला है आज। तो आपके लीडर की महराज मलिक की आपने कहा कि एक ही एमएलए जो है आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में बना है। उनके भी तो 2 चेहरे हैं। उन्होंने भी इलेक्शन से पहले यह कहा था कि उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला जो है चोर है। जब वो इलेक्शन जीत गए तो रातों रात वो जो है साफ हो। एमएलए महराजुद्दीन मलिक जो है स्कूलों में जा रहे हैं। स्कूलों की क्या कुछ खस्ता हालात है, क्या वो उनको नहीं दिख रही? अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप एटीएन न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। मैं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सैयद। नाजरीन, बात तामीर और तरक्की पे लगातार हो रही है। जिस तरह आप तमाम नाजरीन को पता है कि जम्मू कश्मीर में 10 महीने से ज़्यादा का वक्फा इलेक्शन को हो चुका है, अभी तक कोई भी तामीर और तरक्की नहीं हुई है। लीडर अभी भी फेसबुकों पर ही दिख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर तानाशाही कस रहे हैं। अभी भी जो है उनकी तरफ से वो जो है ब्लॉक लेवल की कमिटीज बनाई जा रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटीज बनाई जा रही है, मगर हकीकत अगर बयान करें तो ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के लीडर फारूक अहमद डार साहब हैं। इनसे पहले भी हमने गुफ्तगू बहुत बार की है, आज फिर से हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी किफायतुल्लाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात अगर करें हम तामीर और तरक्की की, 10 महीने से ज्यादा का वक्फा हो चुका है। आपका एमएलए है महराजुद्दीन मलिक जी, उनको लगातार हम फेसबुक पर तो देख रहे हैं, मगर कोई तामीर और तरक्की दिख नहीं रही है। तामीर और तरक्की की जो बात है, सबसे पहले तो दुनिया जिसको समझती है तामीर और तरक्की, मैं तो ये समझता हूँ कि कौमों की तामीर होनी चाहिए। हमारे जितने भी शहरी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हमारे ज़िला के अंदर या रियासत के अंदर है, सबसे बड़ी बात है कि जहनी तामीर होनी चाहिए। अगर जहनी तामीर हो जाएगी तो मेरे ख्याल में फिर जो आप ग्राउंड लेवल की तामीर चाहते हैं, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो डोडा के अंदर या रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत इस बात की है कि कम से कम यहाँ का वोटर जो था, उस वोटर को मतलब एक किस्म का एक दबा के रखा हुआ था। वो सामने आ नहीं सकता था, वो बात नहीं कर सकता था, वो अपने मसाइल को बयान नहीं कर पाता था।
उसको इतना दबा के रखा हुआ था, मतलब इतना जुल्म उसके ऊपर होता था, लेकिन जुल्म सहता था, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। क्या आज की डेट में ये सबसे बड़ी तरक्की है कि आज हर शख्स जो है अपने घर से बाहर निकल के जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाता है और अपने हकूक को हासिल करने के लिए वो निडर हो गया है। अपोजिशन पार्टी के साथ जहां तक उनका ताल्लुक है, तो अपोजिशन के लोग ये कहते हैं कि महराज जब फेसबुक पे आता है, लाइव आता है, शोर शराबा करता है, नशा करके होता है, उनके कुछ लोग जो हैं प्लांटेड लोग हैं, वो कमेंट करते हैं, गाली गलौज देते हैं। जब से महराज एमएलए बना है, तो तब से सिर्फ गाली गलौज देखने को मिल रही है, ना कि कोई तामीर और तरक्की। देखिए, अपोजिशन का काम है कि वो हमेशा विनर को मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए लूजर बनाना चाहते हैं। देखिए, आज की डेट में मैं कल ही उनका जो पेज देख रहा था और उनके फॉलोअर्स देख रहा था, वो गालबन मुझे याद है यानी 4,33,000 फॉलोअर हैं उसके। उतनी क्वांटिटी में और किसी के फॉलोअर मेरे ख्याल में किसी पॉलिटिशियन के नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि वो काम करता है, उसका काम दिखता है और हर शख्स उसको जो है लाइक करता है, चाहता है कुछ करके ही। वो तो किसी को पैसा देता नहीं है। जब उसने इलेक्शन लड़ा तब भी जनता ने उसको पैसे दिए, और आज की डेट में भी वो किसी भी शख्स को मैंने कुछ कभी भी देते हुए नहीं देखा। तो इसलिए ये नहीं है कि वो कहेंगे कि वो नशा करके, हाँ, एक उसको गरीबों की आवाज बुलंद करने का नशा है, जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने का नशा है। डरता वो किसी से है नहीं। जितना कोई बड़ा जालिम होगा उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है। तो इसी से घबराए हुए हैं ये बाकी जिनको आप दिग्गज पॉलिटिशियन कहते हैं या अपोजिशन के लोग, वो सामने आकर कभी बात नहीं कर पाते। यहाँ जो उनके छोटे मोटे जो हैं वोटर सपोर्टर हैं, अगर उनको उन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है तो वो लोग अगर करते भी होंगे तो वो माना खेज नहीं है। वरना अपोजिशन की ड्यूटी, यहाँ जो महराज मलिक के मुकाबले में जिन्होंने कंटेस्ट किया था, ये उनका फर्ज बनता है। लोगों ने उनके सपोर्टर्स को वोट नहीं दिए थे, लोगों ने यहाँ के जो एनसी के उस वक्त के कैंडिडेट थे उसको वोट दिए थे, डीपीएपी के कैंडिडेट को वोट दिए थे, भाजपा के कैंडिडेट को वोट दिए थे। तो अपोजिशन की जिम्मेदारी किसकी बनती है? उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि जो जीता हुआ कैंडिडेट महराजुद्दीन मलिक था, अगर उसको 23 से 24,000 वोट आए थे, लेकिन बाकी 40-45,000 वोट तो अपोजिशन को आए थे। आज वो जमीनी सतह पे बाहर क्यों नहीं आते हैं? आपने कहा कि जो अपोजिशन है उनका काम है कि विनर आपको जो है लूजर बनाना नेक्स्ट टाइम के लिए। तो 4 अगस्त का दिन था, जिस 4 अगस्त को जो है जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से एक रैली निकाली गई, जिसको उन्होंने ब्लैक डे के तौर पर बनाया कि जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव किया गया था उसके ऊपर जो है उन्होंने अपना जो है गम जाहिर किया। मगर वहीं पर अगर 23,000 लेने वाले एक एमएलए की बात हम करें जिसने 23,000 वोट लिए, महराजुद्दीन मलिक, उसने जो है उस आर्टिकल 370 के ऊपर या 5 अगस्त के ऊपर एक बात तक नहीं कही है। और बार बार लोग जो है अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट 5 अगस्त 2019 का जो है बार बार शेयर कर रहे हैं। देखिए सर, जो लोग ब्लैक डे मना रहे थे या जिन्होंने 4 अगस्त को प्रोटेस्ट किया, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर किया होगा, डोडा में भी किया, मुझे आप ही बताइए और जिन तक ये मेरी आवाज पहुंच रही है, पिछले 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही यहाँ पे गवर्न किया करती थी और पूरे हिंदुस्तान में 65 से 70 साल कांग्रेस ने गवर्न किया। तो जिस दौर में उनके हाथ में सब भागदौड़ थी, पूरा कानून, पूरा पार्लियामेंट, पूरी जम्मू कश्मीर की असेंबली, सब कुछ उनके हाथ में था। तो उन दिनों उन्होंने क्या किया? 70 साल में क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर वाकईतन वफा किया करते थे तो वो क्या परमानेंट नहीं कर सकते थे इसको? कांग्रेस भी ठगती रही, एनसी भी लूटती रही। इन दोनों ने मिल के जो है आज जब ये सत्ता से बाहर फेंका, इन दोनों को, कांग्रेस को भी मरकज में पूरे हिंदुस्तान में लगभग बाहर फेंक दिया है और यहाँ एनसी को जो है मुश्किल से यहाँ इक्तदार मिला है आज, जिसने वादे किए थे कि हम 370 पे बात करेंगे, है बाहर तो नहीं निकले। आज कल ही तो बाहर निकले। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं मैं बाहर नहीं निकलूंगा, है। उन्होंने उस वक्त कहा कि हम यहाँ गरीबों को बिजली फ्री देंगे, वो भी भूल गया। उनको गैस दे देंगे 12 सिलेंडर, वो भी भूल गया उन लोगों को। आज जो है वापस 370 की तरफ जो है लोगों को ये इस वक्त ना मतलब एक किस्म का वो इनको डाइवर्ट कर रहे हैं। इनका जो असली जो इन्होंने वादे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, उनसे तो हट चुके हैं।
तो मुख्तसरन ये मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस को कोई हमदर्दी नहीं है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, ना ही और किसी को। वो सिर्फ वापस सत्ता में आने के लिए यहाँ की गरीब आवाम को, यहाँ के इन मजलूमों को फिर से धोखा देना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है कि 370 वापस ना आए? कौन नहीं चाहता 35 से वापस ना आए? हम अपनी नौकरियों की जमानत चाहते हैं, अपनी जमीनों की जमानत चाहते हैं। लेकिन जरा ये तो देखो, आम आदमी पार्टी का तो पहला कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में पहली बार जीता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, 70 साल आपने कहा, 70 साल इन लोगों ने हुकूमत की, 70 साल में इन्होंने परमानेंट उस आर्टिकल 370 को क्यों नहीं किया? तो वहीं पर अगर मैं बात करूं आपके लीडर की, बहराज मलिक की, आपने कहा कि एक ही एमएलए जो है आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में बना है। उनके भी तो दो चेहरे हैं। उन्होंने भी इलेक्शन से पहले यह कहा था कि उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला जो है चोर है। जब वो इलेक्शन जीत गए तो रातों रात वो जो है साफ हो गए। ये मैं नहीं, ये जो है अपोजिशन वाले भी कहते हैं, और आपने सवाल उठाया और उसका जो है अपोजिट सवाल ये बनता है कि फिर वो अचानक से साफ कैसे हो गए और फिर कुछ दिन के बाद चोर कैसे हो गए? देखिए, मैं एक चीज आपको ये कहना चाहूंगा कि कौन चोर है, कौन सफेद है, कौन साफ है, कौन गलत है। देखिए, जब भी इलेक्शन का नतीजा होता है, नतीजे के बाद, रिजल्ट बनने के बाद यहाँ दो ग्रुप्स होते हैं। एक एलओपी होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, या एक अपोजिशन में पार्टी बैठती है, और एक जो है वो रूलिंग में बैठती है। एक नेता, एक लीडर जिसको आवाम अपना मैंडेट देती है। जब नतीजा तो आ चुका है, रिजल्ट सामने आ चुका है, और दिख रहा है, एक दाना पॉलिटिशियन को ये दिख रहा है कि इस वक्त इक्तदार जो है, सरकार जो है फलां पार्टी बनाने जा रही है। और आपको भी ये पता ही है कि जो पार्टी इक्तदार में आती है, जो चीफ मिनिस्टर बनाती है या दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर बनाती है, नेचुरल सी बात है कि टोटल पावर्स जो होते हैं उनके पास होते हैं, और वो आवाम को ज्यादा सर्व कर सकते हैं क्योंकि मैंडेट उनको मिला होता है। उस वक्त हमें ये लगा कि वाकईतन हमने जम्मू कश्मीर ये जो रियासत के लोग जो ये बड़े अरसा से पीछे जा रहे हैं, इनके यहाँ बहुत ही मुसीबत और परेशानी से पिछले 30 साल गुजर रहे हैं। आज की डेट में अगर इनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जा सकता है, अपनी ख्वाहिशात, अपनी चाहत, या अपनी जो है अपने सेंटीमेंट्स या और कोई चीजें, उनको हम कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन आवाम की डेवलपमेंट के लिए हमें जो है अपने आप को अगर थोड़ा सा नीचे भी जाना पड़े, डिग्रेड भी होना पड़े, और आवाम अगर उससे अपलिफ्ट हो पाए, आवाम की अगर बेहतरी हो सके, तो हमें वो करना चाहिए। तो इसलिए अगर हमने उस वक्त एनसी के साथ उस वक्त हाथ जोड़ा, वो हाथ मिलाया, वो इसलिए हाथ मिलाया कि हो सकता है यहाँ की आवाम को हम बेहतर जो है गवर्नमेंट दे सकें, बेहतर तालीम दे सकें, बेहतर जो बिजली का निजाम दे सकें, बेहतर पानी का निजाम दे सकें, और बेहतर सड़कें दे सकें, क्योंकि ये बहुत जरूरतमंद थे। लेकिन विद इन 7 और 8 मंथ हमने जो देखा, लेकिन सरकार जो थी, रियासती सरकार जो थी, उमर अब्दुल्ला साहब की जो कयादत में चल रही है, वो बिल्कुल बेबस और बेसारो सामान पाई गई। तो हम लोगों के साथ जो हम लोगों ने वादे किए थे, जो उम्मीद सरकार से थी, जब उस पर वो नाकाम हो गए, तो हमने बेहतर समझा कि कल की डेट में आवाम हमसे ये ना कहे कि अपने मुफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए आप सरकार में रहे, लेकिन आवाम को कोई काम ना हो सका। इसलिए हम आवाम के साथ वापस जा भी ले। लगातार एमएलए महराजुद्दीन मलिक जो है स्कूलों में जा रहे हैं। स्कूलों की क्या कुछ खस्ता हालात है, क्या वो उनको नहीं दिख रही? एटीडी, एक स्पेशल ट्रांसफर ड्राइव जो है 2 दिन पहले किया गया, उसमें बहुत सारे टीचर्स की जो है ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह की गई। मगर जहां तक बात आ रही है कि अनवांटेड ट्रांसफर हुई, जिन लोगों को करना चाहिए था उन लोगों को हुई नहीं ट्रांसफर, और जिन लोगों की नहीं होनी चाहिए थी, जिन स्कूल में जरूरत थी उन टीचरों की, उन्हीं लोगों की गई। और अभी तक उन लोगों ने जो है ज्वाइन अपने अपने स्कूलों में नहीं किया जिन स्कूलों के लिए उनको भेजा गया। क्या ये चीज महराजुद्दीन मलिक को नहीं दिख रही है? देखिए, मैं एक सबसे बड़ी बात मुझे आज तक जो पॉलिटिकल फील्ड में समझ आई, देखिए, जो गवर्नमेंट होती है, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी जो होती है, और उसके अलावा जो फिर गवर्नमेंट के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है आवाम की आवाज बुलंद करने वाला। आवाम की जो मतलब दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो तो लीडर लोग जो हैं वो तो पहुंचाते हैं सरकार तक, लेकिन सरकार के अंदर बैठे लोग जो हैं, वो लोग अपने, उनके कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ उसूल हैं, उसके तहत वो करना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बड़ी सादगी से ये कहना चाहूंगा कि एम्प्लॉइज के ऊपर हर चीज ठोंसी जाती है। एम्प्लॉइज से कभी भी राय नहीं ली जाती, उनके साथ कम से कम काउंसलिंग नहीं की जाती है कि हम बेहतर रिजल्ट पब्लिक को कैसे दे पाएंगे। हर टीचर को चीफ एजुकेशन ऑफिस से या डायरेक्टर ऑफिस से उन्होंने उसको अपना मुलाजम नहीं बल्कि अपना गुलाम समझ बैठे हैं। हर टीचर के ऊपर वो, जिस पर वो चाहेंगे रहमो करम करना, करें, वो 100% गलत क्यों ना हो, क्योंकि उस पर अगर वो रहम करना चाहेंगे करेंगे। और एक अच्छा ईमानदार टीचर अगर वो कोऑपरेट नहीं करता होगा, उस पर जितना जुल्म ढहाना चाहेंगे उतना जुल्म ढहाएंगे वो। लेकिन दोनों हालात में नुकसान जो है वो गरीब आवाम का है।
9 महीने से लगातार 10 महीने से लगातार हुकूमत बनी है और ये जो है तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव है ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, यूटी है, एलजी के पास तमाम पावरें हैं। बस जहां तक सेशन की बात है, सेशन खत्म होने को आया है। पिछली बार भी अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की हम बात करें, जो 10th का रिजल्ट था बहुत जो है कम परसेंटेज हमें देखने को मिली। इस साल भी वही होने जा रहा है क्योंकि एटीडी जो है लास्ट में की गई। इस चीज को ठीक करने के लिए एमएलए क्या करेगा? देखिए, कल जो ही एटीडी का जो रिजल्ट समझो या ट्रांसफर हुई तो हमारे पास बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपनी ग्रेवियंसेस एमएलए साहब को सुनाई। एमएलए साहब फौरी तौर पे उठे और उन्होंने सीओ ऑफिस का रुख किया और वहां ऑफिस में जाकर उन्होंने सीओ साहब से मुखातिब होकर यही कहा कि आपने जो कुछ भी किया है या अनवांटेड किया है और अपनी मर्जी से किया है और प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, स्टडी करके नहीं किया है। ये सीधी बात मैं क्लियर कट अपनी तरफ से कह देना चाहूंगा। ये जो है चहीते लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक ट्रांसफरें की गई हैं। मतलब आप देखें कि जो अपर हैंड हमारी सोसाइटी के अंदर जो अपर क्लास के लोग हैं उनके साथ कोई भिड़ नहीं सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग कभी ये इस बुनियाद पे इंसाफ नहीं कर पाते हैं कि जो 20 साल से यहां सर्विस कर रहा है, 20 साल से उसको नहीं हिलाया गया यहां से। हालांकि गवर्नमेंट एक सर्कुलर है, एक रूल है कि हर 2 साल के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया जाना चाहिए, लेकिन 15-15, 20-20 साल से जो यहाँ पे बैठे लोग हैं उनको यहीं पे जो है रिशफल किया जाता है। नगरी से जो है बलवान महला, बलवान महला से नगरी, नगरी से बंडोडा, बंडोडा से तोंदवा, मतलब यहीं उन लोगों को घुमाया जाता है क्योंकि वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। मैं बड़ा बेबाकी से ये कहना चाहूंगा। और जो गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो भारत में ड्यूटी कर रहे हैं, अरसा 20 साल से वहीं कर रहे हैं, जो गुंदना में कर रहे हैं, जो देसा में या बलेसा की पहाड़ियों पे जो अरसा 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको वहीं पे रखा हुआ है। वरना इंसाफ ये था कि यहाँ के लोगों को भी एहसास दिलाना चाहिए था कि वो लोग कैसे वहां पे सर्विस का अंजाम देते हैं और उन लोगों का भी हक बनता है कि वो भी जो है यहाँ कंडी इलाके में नीचे टाउन एरिया में आकर अपनी सर्विस दे पाते। लेकिन नाइंसाफी हर जगह पे है। आज भी यहाँ कई स्कूलों में जहां एक कमाल की बात है, जहां 5 बच्चे हैं वहां 5 टीचर हैं और कल ये सीओ ऑफिस में सीओ साहब के सामने एक टीचर कहता है कि हमारे स्कूल में 5 बच्चे हैं और 5 टीचर हैं। मतलब ये क्या, नहीं मुझे ये समझिए वो कौन सा रेशो, कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सा जाब्ता है कि आप वहां पे रखेंगे। यहां बहली हाई स्कूल है जनाब, 16 टीचर हैं और 10 क्लासें हैं। मतलब उद्यानपुर स्कूल में 88 बच्चे हैं, 12 या 10 टीचर हैं, 88 बच्चे हैं। और वहीं ले लें आप यहाँ कोटी में हाश एक मिडिल स्कूल पढ़ता है, 143 बच्चे हैं, 4 टीचर हैं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा नाइंसाफी हो रही है उन लोगों के साथ जो पहाड़ी इलाकों में ड्यूटी दे रहे हैं, उनको जो है नीचे आने का जो है मौका नहीं दिया जा रहा है। वहीं पर नाइंसाफी की बात अगर मैं करूं तो लगातार मुझे लोगों से सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है ब्लॉक लेवल की टीमें बना रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम बना रही है, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल की टीम बना रही है। बहुत सारे लोगों से मुझे सुनने को आया कि फारूक अहमद डार साहब जो है ये बहुत पुराने जो है आम आदमी पार्टी के एक सुतून रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जब उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ, खास करके महराज मलिक जब इसमें आए, तो उस टाइम से आज तक जो है इकट्ठे आम आदमी पार्टी में रहे हैं। ओहदा अभी तक नहीं दिया गया, क्या वजह है? लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या वजह है? ये हाँ, नहीं, दरअसल बात यह है कि हम ओहदा देने वालों में है, लेने वालों में नहीं। ये जरूरी नहीं है कि हम ये शो करें हम हमारे पास कौन सा ओहदा है, हम क्या हैं क्या नहीं है। ये खिदमत खलक है। खिदमत खलक के लिए हमें दूसरे नौजवानों को आगे आने का मौका देना चाहिए। देखिए, अब न्यू जनरेशन जो नए लड़के जो पॉलिटिकल फील्ड में अपना वक्त जो है दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको अपनी देख रेख में उनकी तरबियत करें। ये तजुर्बा भी कोई तजुर्बा तो हम कर रहे हैं। इस वक्त भी हम देखिए, हमने यहाँ पे जो अपॉइंट किए असेंबली इंचार्ज या ऑब्जर्वर्स किए, तो मैं उस फैसले में था जब वो लिया गया फैसला कि किन किन को बनाए। तो हमने भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी, काशीगढ़, मरमत और डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिनको अपॉइंट किया वो हमारी कंसेंट से हुआ। काम करे और मैं साथ साथ, आपने देखा होगा मैंने 8 ब्लॉकों का विजिट किया और मैं खुद साथ में रहा। मैंने खुद लोगों के साथ बात की और उनको कन्विंस किया, मोटिवेट किया कि हम जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को थोड़ा सा जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि एक एमएलए साहब जो है स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, एमएलए भी हैं, असेंबली भी चलानी है, पूरी स्टेट के अंदर विजिट भी करने हैं। तो एक शख्स जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का इतना बोझ उठाए नहीं चल सकता है। तो हमने थोड़ा सा ये फैसला किया, हम पार्ट वाइज जो है नौजवानों को मौका देंगे, वो सामने आते रहेंगे और छोटी छोटी जिम्मेदारियां वो आज से निभाना शुरू करेंगे। क्योंकि आने वाले काल में हो सकता है म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन भी आ जाएंगे, पंचायती इलेक्शन भी आ जाएंगे।
तो उस वक्त अगर हम संगठन बनाने बैठेंगे तो लोगों को जिम्मेदारी डालने बैठेंगे तो उस वक्त मुश्किल हो जाएगा। तो यूं समझिए एक किस्म का इलेक्शन का बिगल बज चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि उससे पहले हम अपने तरफ से हमने नौजवानों को आगे फील्ड में जो है इस वक्त जिम्मेदारियां डाल रखी हैं और हम ये चाहेंगे कि वो पब्लिक के साथ कैसे डील करते हैं, वो अपने आप को पब्लिक के बीच में मनवा सकते हैं, वो इखलाकी तौर पे जो है अपने आप को बेहतरीन साबित कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि जब जिम्मेदारी डाली जाती तब इंसान का पता चलता है कि वो कितना प्रोग्रेसिव है। तो हमने इंशाल्लाह हम लगे हैं संगठन बनाने में। ये तो ब्लॉक वाइज का बन रहा है, हमने पंचायती लेवल पे भी जो टीमें बनानी है, हर वार्ड से हमने एक एक मेंबर लेना है। पंचायत प्रेसिडेंट बनेगा, 7 मेंबर्स होंगे पंचायत के, और फिर जो है जो वार्ड मेंबर होगा उसको भी ये एक किस्म की इजाजत होगी कि आप अपने वार्ड में भी जो जितने मोड़े हैं, 2-4 गांव हैं, उनसे भी कुछ लड़कों को यूनाइट करके मिलजुल के अपने वार्ड की बात करें, अपनी पंचायत की बात करें। अपना एक साम्राज्य जो है पूरा खड़ा होगा। वही पार्टी की जिम्मेदारी है। साम्राज्य क्या है, जितने लोगों की हम खिदमत कर पाएंगे, हर घर में हमारा जो है एक खादिम होना चाहिए, हर वार्ड में हमारे वर्कर्स होने चाहिए, और हम ये चाहते हैं एक किस्म का नेटवर्क जो है हम बना रहे हैं ताकि हर घर की आवाज जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक, ऐवानों तक पहुंचे, ताकि उनके मसाइल का जो है हल तलाश किया जा सके। वरना हर एक शख्स एमएलए साहब को ही फोन करते रहेंगे या इंचार्ज असेंबली को ही, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए अगर डाउन लेवल से ही, जीरो लेवल से ही अगर लोग हम सिस्टमेटिकली उनको जोड़ेंगे तो बेहतरीन काम होगा। वैसे ये सवाल जो मैंने फारूक साहब से किया, ये सवाल मेरा नहीं था, ये लोगों का सवाल था। मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझसे जो है इस सवाल के बारे में बातचीत की और उसके बाद जो है मैंने इनसे ये सवाल किया। मुझे लगता है कि आपने कंधों पर जो है बोर जो है नहीं लाना चाहते हैं, कोई जो है ओहदा नहीं लेना चाहते हैं, या जो भी कुछ पार्टी के अंदर होगा। फिलहाल ये लोगों का सवाल था कि आखिरकार फारूक साहब डार को क्यों नहीं कोई ओहदा दिया जा रहा है। बहुत पहले से जो है आम आदमी पार्टी में जो है ये काम कर रहे हैं, और खास करके जब इलेक्शन था तो उस इलेक्शन के दौरान भी जो है इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। तो ये तमाम चीजें इनके साथ बातचीत हुई, एजुकेशन को लेकर बातचीत हुई, डोडा की तामीर और तरक्की को लेकर बातचीत हुई। उम्मीद और तवक्का करूंगा कि आने वाले टाइम में इसी तरह इनसे बातचीत और होगी, और भी नए चेहरों के साथ हम आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।